हेलो 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 बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? यार फटाफट से आ जाइए यार, शाम हो चली है और 5:15 समय हो चला है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चुंबकत्व तथा द्रव्य, और इसका है आज डे 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि पहला लेक्चर आपको समझ में आया होगा, लेक्चर नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। कहानी की आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे बेटा जी, जो पिछली क्लास में मैंने आपको लिखने के लिए दिया था चुंबकत्व तथा द्रव्य, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये मैंने आपको बता दिया था बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों चुंबकीय पदार्थों के बारे में कि किस तरीके के पदार्थ क्या होते हैं, परिभाषाएं हैं, थोड़ी सी परिभाषाओं के बारे में ही बात करेंगे। हाय बेटा रिया, हेलो बेटा, गुड इवनिंग। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? एक बार मुझे बता दीजिए, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाय बेटा निकिता, गुड इवनिंग बिटिया। सभी बच्चे आ जाइए यार, सभी की सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए बेटा जी, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने दोलन, चुंबकत्व, चुंबकत्व या चुंबक मापी, दोलन चुंबकत्व मापी, ऐसे लिख दो, चुंबकत्व, चुंबकत्व मापी की हम बात कर रहे थे। और उसके लिए मैंने आवर्त काल निकाली थी, T बराबर 2 पाई अंडर रूट I बाई एम बी। हाँ या ना का जवाब दे दो। I क्या था? I था जड़त्वाघूर्ण। I क्या है? जड़त्वाघूर्ण, जो कि है एक अदिश राशि। M क्या है? M है चुंबकीय आघूर्ण, जो कि है सदिश राशि। यस सर, आवाज भी आ रही है और आप दिख भी रहे हो। चलिए बहुत सुंदर बेटा। अब मुझे यस सर क्लियर। अब मुझे ये भी बता दीजिए कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, कितने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस है, कितने बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं भैया जी, अगर आप चाहते हो रिवीजन करना पूरी की पूरी थ्योरी का क्वेश्चंस के रूप में, तो मैं हमारा जो चैनल है IIT JEE रैंक प्लस वाला हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल, उस पर एक मैराथन लेकर आ रहा हूं जिसमें 12th क्लास के पहले 7 चैप्टर का रिवीजन क्वेश्चंस के थ्रू करवाऊंगा। क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे, भर भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपकी इच्छा है आने की, आप आ सकते हैं। जाइए चैनल पर चले जाना, वहां पर आपको सेशन दिख जाएगा AITS मैराथन करके 18 तारीख को यानी कि शुक्रवार को। इसीलिए मैं शुक्रवार को क्लास नहीं लूंगा क्योंकि मैं मैराथन लूंगा। तो अगर आप चाहते हो मुझसे मिलना, आप वहां पर आ सकते हो। दोपहर 12 बजे ये मैराथन मैं शुरू करूंगा और जिसमें 4 से 4 घंटे तक मिनिमम है, 4 घंटे तो लूंगा ही लूंगा 18 तारीख को, जिसमें स्थिर वैद्युतिकी से लेकर और विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व तथा द्रव्य, है ना, सारा सब कुछ उसमें आएगा। क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ होगा। आइएगा जरूर बच्चों, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, मैं कह रहा हूं कि यार कम से कम 40 क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा, कम से कम 40 क्वेश्चन। 1 घंटे में 10 भी पकड़ते हैं तो हम 4 घंटे में 40 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है, हर बच्चे के लिए। और इसी प्रकार नीट वाले बच्चों के लिए भी है।
पर उनको आना पड़ेगा नीट रैंक प्लस हिंदी मीडियम वाले चैनल पर, ठीक है ना। चलिए, और बी क्या है बेटा जी, बी है आपका चुंबकीय क्षेत्र। चलिए, तो अगर आप रिवीजन के पर्पज से देख रहे हो तो रिवीजन कर सकते हो, और AITS भी आपके सिलेबस में जो भी आपका कोर्स है उस कोर्स में आपको विजिबल हो जाएगी। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपको आपके कोर्स में दिख जाएगी। ये बेटा जी मैंने आपको पढ़ा दिया था। अच्छा, क्या बदल सकता है, देखिए मैंने ये भी बताया था कि बेटा जी अगर छड़ है, अगर मैंने बोला कि एक छड़ चुंबक है, अगर यहां के इसके परितः हम बात करें आई, तो ये आया था mL²/12। m द्रव्यमान है और l लंबाई है। कैपिटल M होगा तो चुंबकीय आघूर्ण से दिखा दूंगा, स्मॉल m है इसलिए मैंने द्रव्यमान लिख दिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे पास ऐसी छड़ होती और इसके परितः मुझसे पूछते तो मैं mL²/3 लिखता। इसके भी डेरिवेशंस होते हैं, x पर जाकर छोटा सा dx ले लो, फिर उस dx को ले लो कि छोटे से का द्रव्यमान जो है वो dm है, फिर dm निकाल लो आप m/l इंटू dx करके, और बतेरी बतेरी चीजें हैं। खैर, क्लियर है, हाँ या ना बोलो, क्लियर है। अब बेटा जी हम ये पढ़ रहे थे और मैंने आपको लिखवा दिया था, लेकिन कुछ छोटी छोटी जगह हैं जहां पर मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाने की बारी है, जरूरत है, वहां मैं समझा दूंगा, है ना। क्या लिखा है, माना समान आकार की दो चुंबक हैं जिनका जड़त्व आघूर्ण I है तथा उनके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्रमशः तथा उनके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्रमशः M1 M2 है। अब देखो, ये भी लिख दो फिर यहां पर लिख दो, माना कि दो चुंबकीय है, ये पहले थोड़ा सा पूरा कर देता हूं। भिन्न आकार की चुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण की तुलना, जड़त्व आघूर्ण है एक दूसरे के है ना। यहां पर मैंने क्या लिखा था, मैं भूल गया यार, यहां पर मैंने क्या लिखा था, किसी को याद है क्या। माना कि दो चुंबक हैं जिनके चुंबकीय आघूर्ण M1 M2 है तथा, हाँ लिखिए, दोनों छड़ चुंबक चित्र एक के अनुसार एक के ऊपर एक रखी हुई है, ठीक है। हाँ, आ जाओ। चलिए, अब थोड़ी देर सुन लीजिए मेरे को, थोड़ी देर कलम रोक दीजिए, मेरे पास समान आकार की दो चुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण की तुलना कर रहे हैं हम। थोड़ी सी ध्यान से सुनना, क्या हेडिंग है हमारी, समान आकार की चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना, समान आकार के चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना। अब ध्यान से सुनना बेटा जी, बिल्कुल ध्यान से सुनना, फील आ जाएगा। मैंने बोला कि मेरे पास एक छड़ चुंबक है, ध्यान से सुनना, मेरे पास एक छड़ चुंबक है
और हूबहू एक और क्षण चुंबक है, हूबहू एक और क्षण चुंबक है, आकार की बोला है, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण अलग अलग है। मान लेते हैं कि इसका चुंबकीय आघूर्ण m है, m1 है, और इसका चुंबकीय आघूर्ण m2 है। और चुंबकीय आघूर्ण कैसे दिया जाता है? स्मॉल m इंटू एल से। स्मॉल m क्या है? चुंबकीय सामर्थ्य था, पिछली क्लास में सब करवाया है मैंने। अरे हाँ या ना बोलो बेटा जी। इसको मान लेते हैं कि यार इनका इसका जड़त्व आघूर्ण आई है और इसका भी जड़त्व आघूर्ण आई है। हम मान के चल रहे हैं कि दोनों को सेम कंडीशन, अगर यहां से ले रहे हैं तो यहीं से इस अक्ष के परिध है, अगर साइड वाली अक्ष से ले रहे हैं तो साइड वाली अक्ष से, दोनों का जड़त्व आघूर्ण सेम है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। दो ये S ये N, ये S ये N। देखिए दो एक समान आकार की चुंबक हैं, आकार की हैं, लंबाई चौड़ाई सब सेम है, परंतु अलग अलग चुंबकीय आघूर्ण है। अगर इसका आवर्तकाल निकालूंगा तो T1 बराबर 2 पाई अंडर रूट I बाई M1B, और इसका आवर्तकाल निकालूंगा 2 पाई अंडर रूट I बाई M2B, समीकरण नंबर 2। तो अगर मैं T1 बाई T2 करूं तो क्या क्या कट जाएगा? सब कुछ कट जाएगा। M1 और M2 ही तो अलग अलग है और व्युत्क्रमानुपाती है, तो क्या यहां से मैं M2 बाई M1 निकाल सकता हूं? इसका मतलब अगर मैं T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर कर दूं तो मैं तो M2 बाई M1 तक पहुंचा सकता हूं। चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण निकल जाएगा दोनों के आवर्तकाल से। ये देखो M1 बाई M2 कर दो या M2 बाई M1 निकाल लिया तो M1 बाई M2 ये आ जाएगा। इसी को पलट दोगे ना आप, अरे यार इसी को ऐसे लिख दो, M1 बाई M2 करोगे T2 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर। जब T1 व T2 ज्ञात कर लिए जाते हैं तो अनुपात M1 बटे M2 ज्ञात किया जा सकता है। सर जी मेरे यहाँ पर नेटवर्क बहुत स्लो है इसलिए मेरा बस, तो बेटा जी कोई बात नहीं बेटा रिया, हाय बेटा साहिल, सर AITS का एक्सेस नहीं मिला, बेटा जी कॉल कर लेना। शिवांश हाय बेटा गुड इवनिंग, लव यू बेटा लव यू मेरे प्यारे बच्चे। और AITS का एक्सेस नहीं मिला है 9116 नंबर पर कॉल करिए, टीम हमारी फोन उठाएगी और बोलना कि मुझे AITS का एक्सेस नहीं मिला है, मैं तो आपका पेड स्टूडेंट हूं, मैंने तो पैसा फीस जमा की है। क्लियर? तो जो हमारे खुद के बच्चे हैं उनके लिए हमने AITS फ्री किया हुआ है। हाय बेटा अजीत चौधरी, हेलो बेटा हेलो। चलें आगे, आई होप आपको क्लियर है। तो ये क्लियर है। अब वही बोल रहे हैं क्या दो चुंबक हैं, इन दोनों का जड़त्व आघूर्ण I है, उनके द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M1 M2 है। दोनों चुंबकों को एक के बाद एक दोलक चुंबकत्व मापी के धात्विक रकाब स्ट्रिप में निलंबित करते हैं। प्रत्येक स्थिति में आवर्तकाल, पहली स्थिति में किया T1 आया, दूसरी में किया T2 आया, दोनों को कंपेयर कर लिया। अच्छा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा तो यही होगी, साउथ से नॉर्थ और साउथ से नॉर्थ। याद करो ये एक सदिश राशि है चुंबकीय आघूर्ण, जबकि जड़त्व आघूर्ण एक अदिश राशि है। अब हेडिंग करेंगे, ये समझ में आ गया। हमने अलग अलग
अभी हमने दो दो क्षण चुंबक थी और दोनों का अलग अलग कंपेयर कर लिया। अब हम वो केसेस पढ़ेंगे कि दोनों की मिक्सिंग, यानी कि एक के ऊपर एक रखेंगे दोनों का और फिर नेट कैलकुलेट करते। ध्यान से सुनना, आपको कंफ्यूजन ना हो। भिन्न आकार की चुंबकों को ले लो, अब की बार दोनों का आकार अलग है और दोनों का चुंबकीय आघूर्ण भी अलग है। इधर आ, अब इसमें केसेस हैं। देखो ये पूरा आपको मैं यहां पे समझा देता हूं, पूरा मैं आपको यहां तक लास्ट जो है ना ये समझाऊंगा यहां पे, है ना, यहां पे समझाऊंगा पूरा। या ऐसा करूं, पहले तो मैं पेज डिलीट कर दूं, है ना, ये समझ में आया, क्लियर? ये यहां समझाऊंगा। आओ, हेडिंग है भिन्न आकार के चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना। भिन्न आकार के भिन्न आकार की चुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण की तुलना। चलिए, चलो अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। मैं दो केस लूंगा। ऐसे समझ, मेरे पास एक छड़ चुंबक है, इसका चुंबकीय आघूर्ण M1 है और इसका जड़त्व आघूर्ण I1 है, परंतु एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। और एक और छड़ चुंबक है, अलग अलग आकार की है ना, इसका चुंबकीय आघूर्ण M2 है, इसका जड़त्व आघूर्ण I2 है, और दोनों को एक समान, अब हम दोनों के संयोजन की बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कॉमन है। अब ये हो गया क्लियर। अब हम पढ़ेंगे केस 1, योग संयोजन। योग संयोजन क्या है कि एक क्षण चुंबक ये रही, और एक क्षण चुंबक मेरे पास ये रही। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। योग नियम देने के पीछे का रीजन है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में है, इसका चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में है, और इसका चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में। ये M1 है, ये M2 है, ये M1 है और ये M2 है। क्लियर है? इसका जड़त्व आघूर्ण I1 है, इसका जड़त्व आघूर्ण I2 है। इन दोनों का मिलाकर टाइम आवर्त काल है T1, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो कुल जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? कुल जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? अब चूंकि जड़त्व आघूर्ण तो अदिश राशि है, तो सीधा सीधा I1 प्लस I2 हो जाएगा। नहीं समझे? और कुल चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? कुल चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? ये M1 प्लस M2 हो जाएगा। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि बेटा जी दोनों एक ही दिशा में है, और कोई भी दो सदिश अगर समान दिशा में होते हैं तो सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है। तो T1 कैसे निकालूंगा? 2 पाई
अंडर रूट आई की जगह I1 प्लस I2 रख दूंगा बाई एम की जगह M1 प्लस M2 इंटू बी तो सेम है ही है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो दिस इज कॉल्ड संयोजन से आई हुई व्यवस्था। पहले बताओ यहां तक कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई। अब मैं केस 2 पढ़ता हूं। केस 2 अंतर संयोजन। अंतर संयोजन वही क्षण चुंबक सेम ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, नहीं उल्टा लिख दिया इस बार, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये इसका हमने M1 ले लिया, I1 ले लिया। इस बार चुंबकीय आघूर्ण M2 इधर है, लड़त आघूर्ण I2 है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम वैसे करके दिखा सकता हूं। मेरे को एक बार चुंबक लेके आ जाने दो, बस सामान लेके आ रहा हूं। मैं सामान लेकर आ रहा हूं बेटा, फिर बताता हूं आपको। हाँ बच्चों, देखो आपको है ना थोड़ा सा फील करवाता हूं। यही तो है मेरे पास क्षण चुंबक, यही तो है क्षण चुंबक। दिख रही है क्या? ये क्षण चुंबक दिख रही है क्या? है ना? अब ध्यान से सुन। अभी तो ये इस केस में तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों का M और I मतलब दोनों का चुंबकीय आघूर्ण सेम होगा। देखो अब ध्यान से सुनना, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कैसे। देखो बिल्कुल ध्यान से भाई, इसका भी M1 है और इसका M2 है और M1 और M2 दोनों बराबर हैं। अगर मैं अपोजिट रखता हूं, देखो है ना, समझ में आ रहा है क्या? नीले के ऊपर लाल, मतलब नीला लाल नीला लाल, तो आपको समझ में आएगा कि M1 माइनस M2 है सर। अगर एक M1 माइनस और एक M2 है, मतलब देखो ना, अगर ये M1 है तो ये M2 है, दोनों बराबर हैं, M1 माइनस M2 करके। लेकिन अगर मैं इसको घुमा के रखूं तो ये बहुत मुश्किल से रखा जा रहा है पहली बात तो, लेकिन इसको मैं बांध दूं तो M1 और M2 दोनों बराबर है, M प्लस M ले लो। इसका भी जड़त्व आघूर्ण I1, इसका भी जड़त्व आघूर्ण I2, दोनों I ले लेते हैं। तो I ले लोगे तो I और I 2I हो जाएगा, M और M 2M हो जाएगा। तो ऐसे निकल के नहीं हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको बेसिकली समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये अभी समझ में आ रहा है क्या? अब देखो इसी को अगर मैं, मेरे पास धागा वागा सब कुछ है बेटा, एक्सपेरिमेंट का सामान, अगर इसी को मैं थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही पतला धागा है मेरे पास ये,
हम्म हम्म, ये ऐसे लटका रखी है मैंने। समझ में आ रहा है क्या आपको? आपको धागा दिख रहा है क्या? आपको धागा दिख रहा है क्या? ठीक है, तो ये दोनों को किस तरीके से रख रहे हो आप, वो देख लेना। ठीक है, हो जाएगा। तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, नालायक हूँ, मेरे पास क्षण चुंबक अवेलेबल रहती है तो। हाँ, और दोनों को एक साथ। इसका आवर्तकाल हमने, अच्छा इसमें अगर हम निकालें, इसमें अगर हम निकालें कुल जड़त्व आघूर्ण, अब जड़त्व आघूर्ण तो अदिश राशि है, तो वो तो आज भी जुड़ जाएगा I1 प्लस I2। लेकिन अगर मैं बोलूं कुल चुंबकीय आघूर्ण, तो M1 माइनस M2 कर लेते हैं। क्या कहते हो यार? M1 माइनस M2 कर लेते हैं, है ना? और चुंबकीय क्षेत्र तो ही है, तो इसका आवर्तकाल T2 किससे दिया जाएगा? 2 पाई अंडर रूट I1 प्लस I2 I बाई MB, M1 माइनस M2 नेट M इंटू बी। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। अब मेरे को T1 पता है, समीकरण 1 एंड 2 से। अब तुलना कर रहा हूं मैं, तो मैंने क्या किया, पहले तो उनको ऐसे रख के देखा, बाद में दोनों को अपोजिट रख के देखा, तो वहां से रिजल्ट निकल के आता है T1 बाई T2, और 2 पाई से 2 पाई तो कट जाएगा, है ना, अंडर रूट I1 प्लस I2 बाई, है ना, M1 प्लस M2, बी से बी कट जाएगा, बी से ये बी रख दो, काट देंगे बाद में, गुना T2 ऊपर चला जाएगा ना ये, तो M1 माइनस M2 इंटू बी अपॉन I1 प्लस I2। तो T1 बाय T2 M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आवर्तकाल। अब आप पूरी थ्योरी ये रही, T1 बाई T2 कितना है, M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2, समीकरण 1 व 2 से, और यहीं से देखो T1 व T2 के मान से M1 व M2 ज्ञात किया जा सकता है। अगर मुझे T1 T2 पता हो तो मैं M1 M2 ज्ञात कर सकता हूं। अगर मुझे T1 T2 पता है तो मैं M1 M2 ज्ञात कर सकता हूं। T1 एंड T2 पता हो तो M1 एंड M2 ज्ञात, मतलब M1 M2 अलग से ज्ञात नहीं होंगे, ये मान लो M1 M2 तुलना की जा सकती है बेसिकली ना, ज्ञात हो तो M1 बाई M2 ज्ञात किया जा सकता है, हाँ या ना?
यहां तक सब कुछ क्लियर करवा दिया मैंने। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, वरना आगे चलेंगे बेटा। क्लियर। अब हम यहां पर आ जाते हैं। अब यहां पर मैं इसको लिख के नहीं बताऊंगा, अब मैं सीधा सीधा बता दूंगा। हेडिंग लगाएंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दो विभिन्न स्थानों पर तुलना। बस ये इसी पे सवाल आते हैं, कभी किसी पे, कभी किसी पे, कभी कुछ केस, कभी कुछ केस, इसी के अराउंड घूम रहे हैं वो। T बराबर 2π√I/mb, बस इसी के इर्द गिर्द घूम रहे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हाँ और ना ये बता दो बस मेरे को, बात खत्म। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? अरे हाँ या ना? क्लियर है बेटा? क्या नाम है? रिया, शिव, शिव, रिया, हाँ या ना? चलिए देखिए, माना दोलन चुंबक का जड़त्व आघूर्ण I है, एक ही चुंबक है और उसका चुंबकीय आघूर्ण M है। इस बार मैं M और I सेम रख के, अभी तक हम चुंबकीय क्षेत्र B सेम रखते थे, अब मैंने B भी बदल दिया कि पहले कोई अलग चुंबकीय क्षेत्र, बाद में कोई अलग चुंबक। तो ये BH1 क्रमशः BH1 और BH2 है, लिख देते हैं। यहां पे अधूरा सा लग रहा है मुझे। तथा पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के घटक क्रमशः BH1 और BH2 हैं। अब T1 क्या आ जाएगा? 2π√I/m BH1 और m BH2। अब ध्यान से सुनना, अब आपको ये बस ये छोटा सा आपको ये पता होना चाहिए, बस वही है, ये आ जाएगा। दोनों को T1 और T2 को सॉल्व करेंगे, दोनों को T1 और T2 को दो विभिन्न स्थानों पर चुंबकत्व मापी व्यवस्थित करके ज्ञात की जाती है। तो अब भाग देने पर केवल, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र के विक्रमानुपाती, तो यहाँ T1 है तो यहाँ BH1 है, यहाँ T2 है तो यहाँ BH2। अब इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आएगा। अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो BH2 होता है वो B2 cos θ2 होता है और BH1 B2 cos θ1। तो यहां पर वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो T1 और T2, T1 T2 और θ1 एंड θ2 के मान ज्ञात हो तो B1/B2 का अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। बस ये अगर हमें पता हो तो। इस पर सवाल करवा देता हूं। यहां तक मामला क्लियर है भाई? आज तो तुम लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हो, बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहे हो, बता रहे हो यार, जल्दी बोलो। क्लियर है? क्लियर है? पहली वैरायटी सवाल की यहां से बनती है, अब खत्म हो गया। मुझे पहले स्टॉप दीजिए कि हाँ सर यहां तक तो मामला बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उसके बाद मुझे ये है, ये दोनों हैं, और फिर तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो मैं लिखा दूंगा, समझाना रहेगा, बस खत्म हो जाएगा। 3 स्लाइड की ये परिभाषाएं हैं, ये तो मैं आपको बाद में भी समझा दूंगा, लिखवाने को बोल दूंगा। चलो यहां तक क्लियर है? पहले मुझे ये बताओ, हेडिंग लगाएंगे अगली, उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो डायग्राम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। दिस पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले।
यदि किसी, मैं इसलिए बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर को, मुझे पता है 3 दिन में खत्म करना, मैं 3 दिन में खत्म करूंगा। कल इस चैप्टर का आखिरी क्लास है। कल क्या है? 16। कल 16 है और 17, 18 को अपन मैराथन लेंगे, तो 16 और 17। चलिए, यदि किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा उदासीन, तो वह बिंदु उदासीन बिंदु कहलाता है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य कब हो सकता है, बस वो पढ़ना है। कॉन्सेप्ट इज, उदासीन बिंदु किसे कहा है? तो कहीं पर भी कोई भी एक ऐसा बिंदु मिल जाए, एक से ज्यादा बिंदु भी हो सकते हैं, कोई पर भी ऐसा बिंदु जहां पर नेट परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, तो मैं बोल दूंगा भैया ये मेरा उदासीन बिंदु है। इस बिंदु पर क्षण चुंबक या धारावाही कुंडली या धारावाही तार का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH द्वारा निरस्त हो जाता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी के पास पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तो है, अर्थ का अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो है, क्यों भैया? पृथ्वी के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र तो है। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक क्षण चुंबक है, ये रहा भैया अपने पास क्षण चुंबक, ये रहा। मान लीजिए मेरे पास क्षण चुंबक है, पृथ्वी के पास पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, इसके पास इसका चुंबकीय क्षेत्र है। अब सुनो क्या बोल रहे हैं वो, इसको फंसा लेता हूं मैं उंगली में, नहीं तो सरक जाएगा ये, है ना। सुनो, यदि किसी बिंदु पर परिणामी क्षेत्र, अब देखो सुनो, इस बिंदु पर क्षण चुंबक हो सकती है, धारावाही कुंडली हो सकती है, कुंडली होती है ना, एक लूप होगा, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0I/2R। अरे यार, है ना, सही है ना। हाँ, कुंडली या धारावाही तार हो सकता है, अनंत लंबाई का, परिमित लंबाई का, चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है ना इसका भी। तो बोला है कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निरस्त हो जाता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का कोई चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक इसके चुंबकीय क्षेत्र को कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर निरस्त कर रहा होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में भी उसका क्षैतिज घटक इसके चुंबकीय क्षेत्र को किसी बिंदु पर, पूरे को नहीं, किसी बिंदु पर आकर निरस्त कर रहा होगा, वो बिंदु उदासीन बिंदु है। कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा दिया बेटा, बहुत प्यारे तरीके से समझ में आया। एक कंपास सुई को उदासीन बिंदु पर रखने पर वह स्वयं को किसी भी दिशा में व्यवस्थित कर सकती है। यह है मेरे पास कंपास। अब जब उदासीन बिंदु मुझे मिल गया तो एक कंपास सुई को उदासीन बिंदु पर रखने पर वह स्वयं को किसी भी दिशा में, मुझे नहीं पता फिर किसी भी दिशा में व्यवस्थित कर सकती है। यहां तक क्लियर है? तो आगे चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट पर, वरना तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा भाई। क्लियर है? ये डायग्राम दोनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे मुझे। अब उदासीन बिंदु की स्थितियां बता रहे हैं, उदासीन बिंदुओं की स्थितियां। पहले ए वाली पढ़ेंगे, बाद में बी वाली। तो पहले ए वाली पढ़ेंगे, टाइम लगेगा, लगेगा तो लगेगा। और पहला केस, ए वाला केस क्या है कि जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर हो, पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है और चुंबक का, जो तुम क्षण चुंबक ले रहे हो, उसका उत्तरी ध्रुव दोनों एक ही दिशा में हो। बोला है ना, पृथ्वी का चुंबक का उत्तरी ध्रुव एन ध्रुव, और भौगोलिक मतलब भूगोल, वहां से समझ, पृथ्वी का कोई चुंबकीय क्षेत्र जो है तो वहां से भी उत्तरी ध्रुव तो होगा ही ना।
उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर है, ओएन ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर है। मैंने कुछ नहीं उल्टा बोल दिया आई थिंक मैंने, नहीं सही बोला है, हाँ सही तो बोला है, सही तो बोला है, सही है। आप सुनिए, ध्यान से सुनना, पूरी कहानी को आपको समझ में आ जाएगी, है ना। लिख देता हूं, जब, क्योंकि डायग्राम जब तक मैं हाथ से नहीं बनाऊं ना तो मैं समझ में कम आएगा, क्योंकि डायग्राम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। जब चुंबक का एन ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर हो, भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर हो, क्लियर है। थोड़ा सा मुझे क्लियर है। क्लियर है, हाँ। और इसी को मैं कट करके, भैया इसको कैसे काट सकता हूं मैं, भैया इसको मैं कैसे काट सकता हूं, इसको काटना है मुझे, हाँ कोई बात नहीं, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं भैया, नया बना लेंगे। ऐसा ही कर रहा हूँ, राउंड ही कर रहा हूँ करने को तो। चलो कोई बात नहीं बच्चों, कभी कभी सिस्टम हैंग हो जाता है अपने पास, कोई बात नहीं। सुनो, हाँ कोई बात नहीं। देख भैया, यह है उत्तरी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव, यह है भौगोलिक, यह है भौगोलिक, और यह है चुंबक का उत्तरी और दक्षिणी। ये दो दो बार नॉर्थ और दो दो बार साउथ क्यों लिखे, क्योंकि सर पागल हो गए वहां, नहीं
एक भौगोलिक और एक चुंबक का, दोनों का दिखा दिया। ओके बच्चों, ओके बच्चे ध्यान से सुनना, बहुत तगड़ा फील आएगा। अच्छा यहां पर क्या है सर, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है भाई। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यही तो बनाते हैं हम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यही तो बनाते हैं हम। हाँ या ना बोलो, मामला सेट है। अब देखो यहां पर दो बिंदु मिल गए, एक बिंदु होता है ये और एक बिंदु होता है ये। इनको नाम दिया है एनपी, एनपी मतलब न्यूट्रल पॉइंट। ये दो बिंदु होते हैं एनपी, एनपी, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। एनपी होता है न्यूट्रल पॉइंट, एनपी हिंदी में उदासीन बिंदु। मिल गए आपको। यहां पर इधर की तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र और इधर की तरफ एक और। यह है पृथ्वी का, यह है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और यह है इस चुंबक का बी इक्विटोरियल। इक्विटोरियल मतलब लंबवत, यहां से लंबवत दूरी पर। कितनी दूरी सर, मान लेते हैं, सर मान लेते हैं वाई दूरी। ध्यान से सुनना पूरी कहानी, याद करो। द्विध्रुव आघूर्ण के कारण से लंबवत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर और अक्षीय स्थिति पर वही है ये। अब हम निरक्षीय स्थिति पर ही तो बात कर रहे हैं, केंद्र से दूरी लेते थे। अक्षीय स्थिति पर कर रहा होता तो यहां कहीं कर रहा होता, अभी मैं निरक्षीय स्थिति पर बात कर रहा हूं। अगर मुझे यहां पर उदासीन बिंदु मिलना है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ है घटक, तो इसको निरस्त करने के लिए इधर होना चाहिए। या यूं बोल दीजिए जो तेरी छड़ चुंबक है उसका चुंबकीय क्षेत्र का घटक इधर है या उसका चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर इधर है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इधर होना चाहिए। तभी तो मेरे लाल तुम्हें मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट, तभी तो मेरे लाल तुझे मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। अच्छा ओके मास्टर, तो सर सेम कहानी यहां पर भी होगी। हाँ बेटा, इसके इधर है तो इधर भी होगी इक्वेटोरियल निरक्षीय और बीएच। पूरा डायग्राम समझाऊंगा, इसीलिए वो डायग्राम तुम्हें छोड़ने को बोला, मेरा वाला सुन ले। एक ही बात है, सेम डायग्राम बना रहा हूं, क्लियर है। और यहां से वाई दूरी है तो ये भी वाई दूरी है, दोनों सेम है। ये हो सकता है तुझे अलग अलग दिख रही हो। पहले बताओ डायग्राम समझ में आया क्या? हाँ और ना बोलो, सब कुछ है। इसकी लंबाई कितनी है चुंबक की? सर इस पर तो कभी बात ही नहीं करी। तो बेटा इसकी लंबाई है 12। जैसे द्विध्रुव आघूर्ण की लेते थे ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, ऐसे ही हमने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई ले ली 12। और पृथ्वी के क्षेत्र का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का घटक हमेशा इधर की तरफ बना दो BH। तो ये जो दो बिंदु मिले ना मेरे को, कौन कौन से? ये वाला, ये भी न्यूट्रल पॉइंट है, इसको हम पश्चिम बोल रहे हैं ना, दिस इज वेस्ट। और ये भी न्यूट्रल पॉइंट है, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2। पहले बता डायग्राम क्लियर है क्या? हाँ या ना का जवाब दे। गणित तो हो गई, गणित कुछ भी नहीं है। इक्विटोरियल का मतलब निरक्षीय, निरक्षीय रेखा पर। खत्म हो गया। अब तो फॉर्मूला तो मैं सीधा लिख दूंगा। मेन बात थी डायग्राम की,
पहले बता डायग्राम समझ में आया फुल फ्लैश में? ये वास्तव में मास्टर मौज कर दी, अरे मास्टर मौज कर दी। इसका नोट अंदर ही बना देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए मामला। चुंबक का चुंबक के अंदर बनाते हैं ना भाई, ये रहा साउथ पोल, ये रहा नॉर्थ पोल। अब पढ़ पूरा केस। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर हो, भौगोलिक, दिस इज कॉल्ड भौगोलिक उत्तर दिशा, भौगोलिक उत्तर दिशा, पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर दिशा। ठीक है, समझ में आई कहानी? अब उसमें भी हम, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बी इक्वेटोरियल बराबर, तो हमें क्या मिलेगा बेटा जी, चुंबक की निरक्षीय रेखा पर दो उदासीन बिंदुओं की चुंबकीय केंद्र से दूरी वाई है। सही है, उदासीन बिंदु मिले दो और केंद्र से दोनों उदासीन बिंदुओं की दूरी वाई है। अच्छा, अगर ये उदासीन बिंदु है तो जरूर ये इसका परिमाण बराबर होगा इसके परिमाण से। इसका मतलब BH बराबर है बी निरक्षीय के। और इसके कारण से जो होता है ना बेटा, तो हमें BH आ जाएगा, एक क्षण चुंबक का निरक्षीय स्थिति पर जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो बता रहा हूं। आवेश दो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसका निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र पता है, अक्षीय स्थिति पर पता है, परंतु चुंबक का निरक्षीय स्थिति पर नहीं पता, वो मैं बता रहा हूं। और वो होता है μ0/4 पाई कैपिटल M बाई वाई क्यूब। बट ये कंडीशनल है, ये BH और ये कंडीशनल है जब y का मान L से ज्यादा हो। मेरे बच्चे, आज के बाद ये फॉर्मूला तेरे जहन में रहना चाहिए। μ0/4 पाई, M क्या है, कैपिटल M द्विध्रुव आघूर्ण, स्मॉल m इंटू L चुंबकीय सामर्थ्यता इंटू लंबाई कर दूंगा, 2L है तो 2L कर दूंगा। यहां तक क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला क्लियर है? अब हम पार्ट बनाएंगे बी। बोलो क्लियर? ये था निरक्षीय। अब मैं कराऊंगा अक्षीय स्थिति पर। तो बेसिकली मैंने तुझे दोनों केस करा दिए, अक्षीय स्थिति पर भी और निरक्षीय स्थिति पर भी। तो अब हेडिंग लाएंगे कि जब चुंबक का एस ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में हो। बी पार्ट क्या है, जब चुंबक का एस ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर हो। एक तरह से बताऊं मैं तुझे, क्षण चुंबक का अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र बता दिया। इनडायरेक्ट वे में पता है ये क्या मिल गया तुझे, इनडायरेक्ट वे में पता है तुझे क्या मिल गया? तुझे पता भी नहीं है ये तुझे क्षण चुंबक का निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र मिल गया और अब मैं अक्षीय स्थिति पर करवा रहा हूं। याद करो, ऐसा ही आया था। वहां पर क्या आया था, याद है? वहां पर क्या आया था? चलो, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण से कुछ आया था, ये P/R³ करके कुछ तो था सर, क्या था? 2kP/R³, 2kP/R³, kP/R³ कुछ याद आया? हल्का हल्का वहां P था, द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ M है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण।
वहां आर क्यूब केंद्र से दूरी होती थी जहां निकालना पड़ता था, यहां भी केंद्र से दूरी है जहां निकाला है। निकालने का तरीका उदासीन बिंदु लिया है, निकालने का तरीका उदासीन बिंदु से लिया है। तो यार ये आ गया, अरे यार सर ये वाई क्यूब आ गया, वहां आर क्यूब था यहाँ वाई क्यूब है। वहां सर के आता था 1/4πε0, यहाँ μ0/4π आता है। अरे सर ये तो सेम है, तो फील लेंगे अगले का। आप देखो अब वहां पर, अब ध्यान से सुनना, चुंबक की अक्षीय रेखा पर हमें दो उदासीन बिंदु मिलते हैं यहां पर, और इस बार हमने अभी तो केंद्र से y दूरी मानी, अक्षीय स्थिति में हम केंद्र से x दूरी मानकर चलेंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं। बहुत प्यारी मेहनत करके पढ़ाता हूं मैं तुम लोगों को, तुम लोग अगर इसका फील करो ना तो तुझे भी लगेगा कि वास्तव में गुरुजी, वास्तव में गुरुजी आप बहुत मेहनत करते हो हमारे लिए। अब ध्यान से सुनना, ये है उत्तरी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव। चुंबक का इस बार दक्षिण एस ध्रुव, चुंबक का एस ध्रुव भौगोलिक उत्तर की तरफ है, ठीक है। और ये ईस्ट और वेस्ट तो है ही है, ये वेस्ट है, सॉरी ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, हाँ या ना, हाँ या ना। अच्छा, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का घटक तो BH है ही है, पृथ्वी के क्षेत्र का चुंबकीय घटक BH है ही है। अब ये बात है अक्षीय स्थिति पर, तो ऐसा अगर केस होता है तो हमें दो उदासीन बिंदु मिलते हैं। देखिए बच्चों, हमें दो उदासीन बिंदु, एक मिला यहां पर और दूसरा मिला यहां पर, दिस इज कॉल्ड, अब देखो ऐसे समझो कि इधर BH है और इधर, तो इधर तो होगा बेटा BH, और तो इधर क्या होगा, इधर होगा B अक्षीय, जैसे वहां B निरक्षीय था, B अक्षीय। ये दोनों, ये बिंदु क्या मिला, ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये उदासीन बिंदु। सेम सेम ये BH ये रहा, BH ये रहा, और ये इधर B अक्षीय है, ये B अक्षीय है, तभी तो ये बिंदु हमारे को, तभी तो ये बिंदु हमारे को न्यूट्रल पॉइंट मिला, हाँ या ना, हाँ या ना। अब देख, अब देख, केंद्र से इस बिंदु की दूरी x है, केंद्र से इस बिंदु की दूरी केंद्र से इस बिंदु की दूरी x है, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट,
यार आप लोगों को मैं थोड़ा सा पढ़ाने में लग गया हूँ, इसलिए मैं आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। और इसकी लंबाई डायग्राम बना रहा हूँ बहुत ही प्यारा, और इस छड़ चुंबक की लंबाई तो हमें दे ही रखी है, यह है 12। हाँ और ना बोलो। BH मैंने बना ही दिया, सब कुछ मैंने बना दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब कुछ क्लियर है। अब मुझे लिखनी है बेटा जी, अब देखिए, अब अगर यहां पर न्यूट्रल पॉइंट मिला है यहां पर, तो जरूर BH बराबर रहा होगा पृथ्वी के क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बी अक्षीय स्थिति। अब देखो एक्सियल पोजीशन का सीधा सीधा लिख दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई एक्स क्यूब। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये आ गया BH। ये भी कंडीशनल है कि x का मान बहुत बड़ा है, x का मान बड़ा है L से। ये क्या तुम जिंदगी में भूलोगे? ये दोनों ही फॉर्मूले आपसे पूछ लेते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं इसमें सवाल, दो छड़ चुंबक बगल में रख देंगे, दो छड़ चुंबक एक दूसरे के बगल में रख देंगे और बोलेंगे कि इनके मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 है। अब दोनों की निरक्षीय स्थिति पर कारण से लिखना पड़ेगा, और लिखकर उसको 0 कर कर पूछ लेंगे फलाने का मान बताइए, या दोनों को लंबवत रख देंगे। अरे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक छड़ चुंबक को ऐसे रख दूंगा और एक छड़ चुंबक को ऐसे रख दूंगा। अब इसके कारण से निरक्षीय स्थिति यहां पर बनेगी, इसके कारण से निरक्षीय स्थिति यहां पर बनेगी, इसके कारण से B1 और इसके कारण से B2, दोनों एक दूसरे के लंबवत बनेंगे, तो कुछ ऐसे निकालना पड़ेगा। अब निरक्षीय स्थिति पर क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई वाई क्यूब, इसके कारण से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई वाई क्यूब, ये भी y है ये भी y है, तो अंडर रूट दोनों लंबवत आएंगे तो परिणाम ही ले लेंगे। अब बता बच्चों को लगता है क्या ही खतरनाक सवाल बना दिया, कुछ भी नहीं है, हलवा सवाल। मैं कहता हूँ हलवा सवाल मुझसे इतना पढ़ने के बाद भी अगर नहीं बनाना तो बेटा फिर हम पे धिक्कार है। ये दोनों ही मैंने आपको पढ़ा दिया, हाँ या ना का जवाब दे दो बस आप तो, बस अब रोक दूंगा मैं आपको। और मुझे इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। आ गया तो हेडिंग लगाएंगे, महत्वपूर्ण परिभाषाएं एवं संबंध। पहला हम पढ़ेंगे चुंबकन क्षेत्र, दूसरा हम पढ़ेंगे चुंबकन की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, I बार से दिखाते हैं, इसको H बार से, दोनों में बहुत बारीक सा डिफरेंस है। ये पढ़ के आएंगे आप घर से, मैं इनको डिलीट कर देता हूं। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू से दिखाते हैं। चौथी परिभाषा, तीसरी परिभाषा, पहली। ये सारी परिभाषा अगर याद है तो आपको यकीन मानना अगला लेक्चर और मजे आने वाले। आपेक्षिक पारगम्यता, रिलेटिव परमिएबिलिटी, छठा चुंबकीय प्रवृत्ति एवं पारगम्यता में संबंध, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्योर फॉर्मूला बेस, ये पढ़ा दूंगा बस। ये 3 है बेटा। मेरी आप सभी बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इतना लिख के लाएंगे कल, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब मुझे पहले आप लिख लो, आपको खुद को फील आएगा, आप लिखिए। कैसा लगा लेक्चर एक बार मुझे ये भी बताओ पहले तो, सभी बच्चे एक बार मुझे ये भी बताओ कैसा लगा आपको।
जल्दी सारे बच्चे बोलो। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बोलिए क्लियर है? चलो अब सुनो, ये लिख लोगे, ये लिख लो और ये बना लो। चलिए एक बार इसको ध्यान से देखिए, आप आपको समझ में आएगा बच्चों, आपको खुद को समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो। हाँ या ना? अच्छा लगा? मैंने बहुत डायग्राम बनाए हैं। यस सर क्लियर है सर। B1 होगा, कहां पर B1 होगा? क्या बोल रही है गुड़िया? NP का मतलब न्यूट्रल पॉइंट। आ गया ना समझ में? चलो अब इतना नोट करेंगे, ये नोट करिए। अब देखिए चुंबकन क्षेत्र, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, थोड़ा सा इंग्लिश से समझना पड़ेगा, आप लिखते भी रहना, मैं आपको परिभाषाएं समझा देता हूं। चुंबकन क्षेत्र किसे कहा गया है? ऐसा क्षेत्र, देखिए दोनों में दो तीन परिभाषाएं जिनमें बारीक डिफरेंस है, बारीक, वो बारीक हमको समझना पड़ेगा। ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को चुंबकन के लिए रखा जाता है, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। मेरे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसको मैं चुंबकित कर सकता हूं। पहली बात तो मेरे पास ऐसे पदार्थ होने चाहिए, इसीलिए अगली क्लास में हम वही पढ़ेंगे, चुंबकीय पदार्थ। लेकिन उससे पहले परिभाषाएं पढ़ेंगे, क्योंकि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थों के बारे में हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। क्लियर है? और आप बोलोगे तो एक क्लास और ले लेंगे सवालों के लिए, लेकिन मैं कतई नहीं चाहता कि इस चैप्टर में लापरवाही बरती जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं हर एक बच्चे का ये चैप्टर बहुत अच्छा हो, हर एक बच्चे का। क्लियर है? मान लीजिए मेरे पास ये पदार्थ है, इस पदार्थ को मैं चुंबकित करना चाहता हूं। अब ये चुंबकित नहीं है, चुंबक नहीं है अभी ये, लेकिन अगर मैं इसको चुंबकन चुंबकन चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं, तो इसको चुंबकित करने के लिए मैंने चुंबकीय क्षेत्र में रखा। तो जहां मैंने रखा वो जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र चुंबकन क्षेत्र है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हाँ या ना? हाँ या ना? और इसको दिखाते हैं H से, सदिश राशि होती है और इसकी वैल्यू होती है H बार, H सदिश बराबर B0 सदिश चुंबकीय क्षेत्र बटे निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता, इसका मात्रक एम्पियर प्रति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मात्रकों से भी सवाल में उलझा सकते हैं आपसे, केवल मात्रक पूछ के सवाल में उलझा सकते हैं आपसे, केवल मात्रक पूछ के। अगला, जब एक चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। दोनों परिभाषाओं को पढ़, तुझे फील आएगा कि वास्तव में दोनों में फर्क है कि नहीं है। पढ़ मौका दे रहा हूं, जल्दी पढ़, मौका दे रहा हूं, पढ़ जल्दी। आइवर, देखिए जब एक चुंबकीय पदार्थ को मैंने रख दिया, तो उस क्षेत्र को चुंबकन क्षेत्र कहा। अब जब मैंने इसको रखा, अब इस पदार्थ के बारे में बात हो रही है, अभी तक उस क्षेत्र के बारे में बात हो रही थी, अब इस पदार्थ के बारे में बात हो रही है कि आपने इसको चुंबकन क्षेत्र में तो रखा, ये चुंबकित भी हो गया, लेकिन पदार्थ के एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में कितना चुंबकीय आघूर्ण आया,
यानी कि प्रति एकांक आयतन कितना चुंबकित हुआ, कितना चुंबकित हुआ, दैट इज चुंबकन की तीव्रता। थोड़ा सा परिभाषाएं टफ है इसकी, फील लेना पड़ेगा। और ये हो जाएगा m बटे वी क्या है आयतन, और धारा चुंबकीय आघूर्ण क्या होती है, धारा इंटू क्षेत्रफल। तो धारा इंटू क्षेत्रफल, नीचे आयतन है, ऊपर मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर अपन मीटर क्यूब, नीचे मीटर है, एम्पियर पर मीटर। तो इसका मात्रक हो जाता है एम्पियर पर मीटर। सेम इसका भी है, मात्रक सेम है परंतु दोनों के मतलब अलग अलग हैं। नोट किया जाए, जितना सोच के आया था उतना हो गया है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको करेंगे, यहां से हम अगली क्लास में करेंगे और कुछ सवाल कर लेंगे। क्लियर है? अगर आप चाहते हो चौथा लेक्चर लेने के लिए मैं ले भी लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है? अगर बोल दोगे तो मैं ले भी लूंगा, ठीक है? परंतु 3 में है, मतलब 3 में ही निपटाएंगे अपन, ठीक है? जहां तक संभव है। अगर मैं आपको थ्योरी वाला बोल दूं, आप खुद से लिख लेना, तो ये संभव है हम 3 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। फिर हम मॉडर्न फिजिक्स पे आ जाएंगे, आधुनिक भौतिकी। कैसा लग रहा है? अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि सर अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है सिलेबस कवर हो जाएगा दिवाली से पहले पहले, बस हमारा मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो जाए, बस यही दुआ है मेरी, मैं यही चाहता हूँ, मॉडर्न फिजिक्स दिवाली से पहले खत्म, सिलेबस खत्म। चलिए अब आज इतना ही बेटा जी, ये सब कर लेना, मैंने कलम चला दी है इन पे, है ना? ये सब आपको मिल जाएगा, घर पे बैठ के नोट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा लेक्चर एक बार मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, ठीक है? पढ़ाई करते रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय बाय बच्चों, धन्यवाद।